नमस्कार मित्रों। आज का विषय है नई कविता, विश्लेषणात्मक अध्ययन। नई कविता हिंदी साहित्य के इतिहास में 1953 से लेकर के 1960 तक का जो समय है वो नई कविता का समय है। नई कविता जैसा कि नाम से ही संकेतित है, नए युग की कविता है। नवीन चेतना और भावबोध की कविता है। भावबोध की ये जो नवीनता है, वैचारिक बोध की गहन यथार्थता है। जिस कविता का आधार गहन यथार्थ हो, उसका शिल्प स्वतः ही नूतन होता है। नई कविता में आस्था के प्रति प्रतिबद्धता का स्वर है। प्रेम और जीवन के प्रति यत्र तत्र आस्था है और आस्था के स्वर भी दिखाई देते हैं। इसमें नैराश्य, वेदना, कुंठा, घुटन, सत्रांश के स्वर अधिक तीव्रता के साथ उभरे हैं और नई कविता अनअस्तित्ववादी है। इसमें अतीत की मान्यताओं को ठुकराने की नई कविता में जो अतीत की जो बहुत सारी रूढ़ियाँ थी, मान्यताएं थी, उनको ठुकराने की प्रवृत्ति मिलती है या उसके दर्शन होते हैं। इस धारा के सृजन में मानव की अतृप्त आकांक्षाओं व यौवन विकृतियों का विश्लेषण पाया गया है। स्वतंत्र यौवनाचार की अभिव्यक्ति को इसमें प्रधानता दी गई है। इसके अलावा इंद्रिय सुख और इंद्रिय सुख लिप्सा की प्रवृत्ति भी नई कविता में एक तरह से भोगवाद को इसमें मान्यता दी गई है। नई कविता नए सत्य की खोज को व्यक्त करती है। ये बाह्य सत्य से भिन्न होती है। अभिव्यक्ति के लिए नए शब्द, नए प्रतीक, नए बिंब और नए छंदों को जन्म देना इस धारा का मुख्य उद्देश्य रहा है। नई कविता प्रतिक्रियात्मक तथा नए प्रतीक, नए बिंब और इनके माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की कविता है। साथ ही जो नई कविता है, इसमें साहस के साथ साथ सुख दुख और आशा निराशा के घात प्रतिघात ये बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। नई कविता के यदि प्रतिनिधि कवियों की हम बात करें तो इसमें सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, डॉक्टर धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर सिंह बहादुर, डॉक्टर देवराज, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा और भारत भूषण अग्रवाल, ये नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। और यदि हम नई कविता के आरंभ की बात करें तो नई कविता का आरंभ सन 1940 के आसपास हुआ, किंतु 1954 में नए पत्ते के प्रकाशन के साथ यह नाम हिंदी जगत में प्रचारित हुआ। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा के सहयोग से नए पत्ते का प्रकाशन हुआ था। सन 1954 में नई कविता के नाम से कविताएं प्रकाशित होने लगी थी और सन 1960 में
उसकी एक निश्चित परंपरा उपलब्ध हो गई। नई कविता का नामकरण। यदि हम नई कविता के नामकरण का अध्ययन करें और इस पर विचार विमर्श करें तो नई कविता का जो नामकरण है वो कवि अज्ञेय की देन है, और इसको स्वीकार करने के पीछे जो विद्वानों का कारण है या विद्वानों ने इसको किस कारण से स्वीकार किया है, उसके पीछे 3 एक तरह से तर्क हैं या 3 कारण हैं, जिसमें पहला है प्रयोगवाद की बदनामी से बचने का प्रयत्न किया गया था इसमें। दूसरा, पूर्ववर्ती कवियों से विषय वस्तु और शैली की भिन्नता के द्योतक का प्रयत्न किया गया। तीसरा कारण है समसामयिक युगबोध वाली कविता की प्रवृत्ति विशेष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की इच्छा नई कविताओं थी, जिससे दुनिया की दौड़ में हम पीछे न रह जाए। तो नई कविता का बीज प्रयोगवाद में निहित है। अतः सन 1951 के बाद से ही नई कविता का प्रारंभ माना जा सकता है। यह एक वह वर्ष था जबकि नई कविता का बीज अंकुरित होकर के लहलहाने लगा था। अब यदि हम नई कविता के अर्थ और इस पर दी गई विद्वानों की परिभाषाओं को देखें तो इसमें सर्वप्रथम गजानंद माधव मुक्तिबोध ने कहा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर ही विविध है, ये गजानंद माधव मुक्तिबोध का कहना है, उनकी ये परिभाषा है। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं, उन्होंने नई कविता के लिए कहा है कि नई कविता ने मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पलने से, नई कविता ने मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पलने से बलपूर्वक उठाकर उसे जीवन समुद्र की उत्ताल लहरों में वेग भरने को छोड़ दिया, जहां वह साहस के साथ साथ सुख दुख और आशा निराशा के घात प्रतिघात में बढ़ती हुई युग जीवन के आंधी तूफानों का सामना कर सके, अंतर्वेदना से मुक्त होकर सामाजिक व्यथा के अनुभवों से परिपक्व बन सके। नई कविता विश्व वर्चस्व से प्रेरणा ग्रहण करके तथा आज के प्रत्येक पल बदलते हुए युगपट को अपने मुक्त छंदों की संकेतों की तीव्र मंद गति लय में अभिव्यक्त कर युग मानव के लिए नवीन भावभूमि प्रस्तुत कर सके। ये सुमित्रानंदन पंत ने नई कविता को एक तरह से परिभाषा दी है। इनके अलावा डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी नई कविता को परिभाषित किया है। उनका कहना है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न माप कर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही। ऐसे ही राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर हरिचरण शर्मा के अनुसार यदि हम देखें तो उन्होंने लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि वस्तुतः नई कविता युगीन संदर्भों में आधुनिक भावबोध और सौंदर्य बोध
के स्तर पर खड़े मानवीय परिवेश को पूर्ण वैविध्यता के साथ नए शिल्प में प्रस्तुत करने वाली काव्य धारा है। तो इस प्रकार ये विद्वानों की परिभाषाएं थी, और अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम नई कविता को यदि थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नई कविता भावना के धरातल से उतरकर वैचारिकता के धरातल पर आ गई है। दूसरी बात इसमें यह है, या यूँ कह सकते हैं कि ये निष्कर्ष निकलता है कि नई कविता जीवन की विविधता और संकुलता के प्रति संवेदनशील व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। एक और बात हम समझ सकते हैं इससे कि नई कविता लघु मानव के लघु परिवेश की कथा है। नई कविता विषाद और निराशा के कड़वे घूंट पीने वाले आदमी की तस्वीर तो है, किंतु उस आदमी के आस्थावान व्यक्तित्व की प्रतिक्रिया भी है। नई कविता समकालीन जीवन की अंतर्बाह्य और अपेक्षित अनुपेक्षित स्थितियों का अंकन है। नई कविता का शिल्प नया है क्योंकि उसकी जीवन के प्रति दृष्टि भी नई है। तो ये हम नई कविता के अध्ययन और परिभाषाओं के आधार पर ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। अतः नई कविता नवीन भावबोध और नवीन शैल्पिक चेतना के सम्मिलित रूप की प्रतीक कथा है, जिसका अर्थ जीवन के पार्श्व में खड़ा है तथा जिसका लक्ष्य मानव चेतना के उस इतिहास का निर्माण है जिसमें आस्था का स्वर है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से हम नई कविता को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। पहली तो जो नई कविता की प्रमुख विशेषता है वो है इसमें घोर व्यक्तित्ववाद। इसमें बाह्य जगत को छोड़ करके व्यक्तिवाद को प्रमुखता मिली है। भारत भूषण अग्रवाल की कुछ पंक्तियां हैं जिसमें नई कविता की घोर व्यक्तित्ववाद को हम देख सकते हैं। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान। ये भारत भूषण अग्रवाल की कविता है। तो नई कविता में व्यक्तिवाद को बहुत अधिक महत्व दिया गया। व्यक्तिवाद को तो छायावादियों ने भी महत्व दिया था, लेकिन नई कविता में घोर व्यक्तित्ववाद है। दूसरा बिंदु है अति नग्न यथार्थवाद, जिसको हम भोगवाद भी कह सकते हैं। नई कविता के कवियों ने अपने काव्य में जिन तत्वों को या जिन बिंदुओं को अधिक जिन पे जोर दिया है वो है अति नग्न यथार्थवाद। इसमें ऐसा यथार्थवाद दिया गया है या दिखाया गया है कि वो बहुत अधिक नग्न हो गया। धर्मवीर भारती की एक कविता है, इसका उदाहरण है जिस दिन ये तुमने फूल बिखेरे माथे पर अपने तुलसीदास जैसे पावन होठों से, मैं सहज तुम्हारे गर्भ वक्ष में शीश छुपा, चिड़ियों के सहमे बच्चा सा हो गया मूक। एक और जगह पर उसने इस तरह की कविताएं की है, फैल रही है परिधि स्तनों की, हसरतें अभी जवान हैं। तो इस तरह इनके काव्यों में अति नग्न यथार्थवाद या भोगवाद देख सकते हैं जो नई कविता के कवि हैं। इनके काव्य की एक और विशेषता है
वो है निराशावाद। नई कविता के कवियों ने निराशावाद को अपने काव्य में एक तरह से बढ़ावा दिया है, या इनके काव्य में निराशावाद को देखा जा सकता है। इसका एक उदाहरण है धर्मवीर भारती का, कूड़े सा हमको त्याग कर तट के पास, कूड़े सा हमको त्याग कर तट के पास, मंथर गति से बढ़ जाएगा इतिहास। ये निराशावाद है। इनकी अगली विशेषता है सामाजिक चेतना। साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज को वो चेतन अवस्था में लाता है। तो उसी प्रवृत्ति के तहत नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने भी अपने काव्य में समाज को जगाने का प्रयास किया है, समाज को चेतन अवस्था में लाने का प्रयास किया है। इसका एक उदाहरण है, लेकिन मैं जानता हूँ आज के ज़माने में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियाँ हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आज के ज़माने में आदमी से ज़्यादा लोग पोस्टरों को कहीं ज़्यादा पहचानते हैं। व्यंग्यात्मकता, यूँ तो हर काव्य धारा में व्यंग का प्रयोग होता है, लेकिन जो नई कविता का व्यंग है वो नए रूप में, जहाँ पर व्यंग तो किया गया है लेकिन इतना सीधा गहरा और एक तरह से प्रभावशाली व्यंग नई कविता में देखने को मिलता है। आगे की एक कविता है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। आगे की कविता है, इसमें तीखा व्यंग है। अगली विशेषता है इसकी नवनिर्माण के स्वर। नई कविता में नवनिर्माण के स्वर हमें दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे काव्यों की, कविताओं की रचना हुई है जिसमें उन्होंने नए स्वरों को उठाया, चाहे धर्मवीर भारती हो, अज्ञे हो, शमशेर सिंह बहादुर हो, दुष्यंत कुमार हो, भारत भूषण अग्रवाल। इनकी कविताओं में नवनिर्माण के स्वर देखने को मिलते हैं। एक उदाहरण है, करत रत हो स्वप्न मत देखो, ये इनका कहना है। अति बौद्धिकता, बुद्धि पर बहुत जोर दिया है नई कविता के लोगों ने, हृदय को थोड़ा पीछे रखा है, बुद्धि पर अधिक जोर दिया है। भारत भूषण अग्रवाल की एक कविता है, पत्थर न घटता है न बढ़ता है रव मात्र, पत्थर न घटता है न बढ़ता है रव मात्र, मूर्ति बड़ी होती जा रही थी क्योंकि वे स्वयं छोटे होते जाते थे, भूलकर एक बड़ा सत्य। यह है भारत भूषण अग्रवाल की कविता। सौंदर्य चेतना, काव्य में सौंदर्य हर काव्य धारा में देखने को मिलता है, लेकिन नई कविता की जो काव्य धारा है इसमें भी सौंदर्य चेतना या सौंदर्य का भाव इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। टहरी के टेसु पतरा गए, पाखड़ी को पात नए आ गए, धान उगेंगे पान उगेंगे, रात पिया पिछुआरे पहरू अमाकिम। मध्यम भाषानुभूतियों का चित्रण भी नई कविता में देखने को मिलता है। आगे की कुछ पंक्तियां हैं, यों बीत गया सब मरे नहीं, यों बीत गया सब मरे नहीं, पर हाय कदाचित जीवित भी हम न रह सके। ये मध्यम जो समाज है, मध्यम जो वर्ग है, उनकी अनुभूतियों का चित्रण नई कविता के कवियों ने किया है। इसके अलावा जीवन के प्रति इनकी गहरी आस्था रही है, प्रवेश के प्रति ये जागरूक रहे हैं, और प्रकृति चित्रण भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। प्रकृति तो हर कविता धारा में देखने को मिलती है,
केदारनाथ अग्रवाल की कुछ पंक्तियां हैं। जल रहा है जवान होकर गुलाब, जल रहा है जवान होकर गुलाब, खोल कर होठ जैसे आग गा रही है फाग। ऐसी कविताएं इन्होंने लिखी है। प्रेम वासना भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। रामेश्वर शुक्ल अंचल की कुछ पंक्तियां हैं। आहा मेरा श्वास है अतृप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। इसके अलावा बहुत सारे समाज को चेतना के स्वर इनके काव्य में मिलते हैं और मानवीय चेतना के काव्य साधारण विषयों को लेकर के इन्होंने काव्यों की रचनाएं की है। राष्ट्रीय भावना इनके काव्य में देखने को मिलता है। ओ मेरे अफसर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि मैं भारतीय तो हूँ पर तुम्हारे प्रांत का नहीं हूँ। तो इस तरह से है जो नई कविता में बहुत सारे इनके काव्य की विशेषताएं हैं जिनको हमने इस तरह से देखा है। मस्तक इतना खाली खाली लगता है जैसे कोई सड़ा हुआ नारियल।